अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं सबा और मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज जुमेरात है 27 जो अप्रैल है और हम आपके लिए लाए हैं बहुत सी खबरें, बहुत सी बातें और बहुत सी मुस्कुराहट। जी हाँ, बहुत सी मुस्कुराहटें और बहुत सी यादें और बहुत सी मेमोरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत जबरदस्त टॉपिक है और वो टॉपिक है फोटोग्राफी के हवाले से, वीडियोग्राफी के हवाले से, जिसमें हम बात करेंगे आज के ये दोनों चीजें जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो फोटोग्राफी का जो शौक है और फोटोग्राफी की जो तमाम तर टेक्नोलॉजीज हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, उसका मुंह बोलता सबूत हमारे यहाँ की मॉडलिंग है। लेकिन अगर हम अपने जाती इवेंट्स की बात करें, जैसे कि शादियां हैं, बर्थडेज हैं और दूसरे तीसरे जो इवेंट्स हैं, वो जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा हमारी जो तवज्जो होती है वो इस बात पर होती है कि हमारी पिक अच्छी सी आ जाए, हमारी वीडियो अच्छी सी बन जाए, ताकि इन तमाम चीजों को हम बाद में मेमोराइज कर सकें, मेमोराइज कर सकें और याद रख सकें कि उस इवेंट पे या उस टाइम पे हमने ये किया था। तो आज इसी सिनेरियो पे ओवरऑल हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फोटोग्राफर इस वक्त काम कर रहे हैं, मॉडलिंग में काम कर रहे हैं या टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं, वो किस तरह का काम कर रहे हैं और किस तरह की आजकल हमारे यहाँ पिक्स आती हैं और क्या उनके अंदाज बदल गए हैं वक्त के साथ साथ। तो इसके लिए आपको मिलवाएंगे मारूफ फोटोग्राफर से भी और इसी सिनेरियो पे ओवरऑल आज हम बात करेंगे। अच्छा, आजकल मैंने देखा है कि जैसे जैसे शादियों के इवेंट जो बढ़ते चले जा रहे हैं और पहले होता था कि 1 दिन का इवेंट, 2 दिन का इवेंट, अब पूरे हफ्ते तक ये चीजें एक्सटेंड हो चुकी हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो फोटोग्राफी है उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। पहले किसी तरह की फोटोग्राफी होती थी, अब जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ लोकेशंस पर और इवन दुल्हन को भी टाइम से पहले तैयार होना पड़ता है क्योंकि पहले शूट होना होता है और उसके बाद उन्होंने कहीं और जाकर फिर अपना फंक्शन अटेंड करना होता है। बड़ी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो हम देख रहे हैं कि इस प्रोफेशन में भी आ चुके हैं। लोगों ने बाकायदा तौर पर इसकी क्लासेस ली हैं और एक एक दिन में उनकी इतनी अर्निंग हो रही है कि जितनी आम एक शख्स की भी नहीं हो पाती है। एक फंक्शन से वो इतना पैसा निकाल लेते हैं। तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आजकल पाकिस्तान में इतना कॉमन हो चुका है, इसके ट्रेंड्स इतने बढ़ चुके हैं और इसमें इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। आज इसी सिनेरियो पे हम बातचीत करेंगे और बहुत से लोगों से भी आपको मिलवाएंगे इसी हवाले से। सबसे पहले मिलेंगे एक ऐसे कपल से और उनसे जानेंगे कि शादी में फोटोग्राफी कितनी जरूरी होती है। और उससे मूवी वगैरह से आपके जो इवेंट होता है शादी का वो बहुत यादगार हो जाता है। बिल्कुल, आप बाद में कुछ काफी सालों बाद भी आप सबको दिखाएंगे तो जो फील होती है ना वो आपको आती है। खास तौर पर बच्चों को दिखाएंगे, बेटा देखो कभी हम भी जवान थे, हीरो हीरोइन थे आपके। और मिलवाएंगे लाहौर में फोटोग्राफर इब्राहिम नगी से और मालूम करेंगे कि वो कितने साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं। वेडिंग फोटोग्राफी में मेरा एक थीम है, मैं ज़्यादा वाइड एंगल पे काम करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि पोजेज़ ना बनवाए जाएं, नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसी में रहते हुए आप काम करें। वेडिंग फोटोग्राफी वो वाहिद फील्ड है जिसमें मोमेंट दोबारा रिपीट नहीं होते। तो एक फोटोग्राफर को बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस होना चाहिए। और मिलेंगे शादी ब्याह में मूवी बनाने वाले अरसलान अहमद से। पहले की जो आपकी शादियां होती थी काफ़ी सिंपल होती थी, कोई इतना मतलब दूल्हा कोई ऐसे फ़ोटोशूट का कोई ट्रेंड इतना ख़ास नहीं था। अब काफ़ी चेंज हो गया है क्योंकि अब हर चीज़ आपको हाईलाइट करनी होती है अपने काम में कि हर चीज़ आपने दिखानी है। अब लोगों के डे लाइट शूट्स होते हैं और प्री वेडिंग शूट्स होने लग गए, पोस्ट वेडिंग शूट्स होने लग गए। अब यहाँ तक कि मेहंदी के जो आपके डांसेस होते हैं उनकी पहले से प्रैक्टिस होती है और बाकायदा उनके लिए कोरियोग्राफर भी आप लोग हायर करते हैं। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर जानेंगे, लेकिन पहले नजर आज की हेडलाइंस क्या कह रही हैं। जनाब, एक्सप्रेस रोजनामा इस वक्त मेरे पास है और कल की जो अहम और बड़ी खबर थी, इमरान खान ने जो नया इंकशाफ किया है कि उन्हें पनामा केस पर खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए की ऑफर की गई थी, तो उसके ऊपर अब नया तूफान खड़ा हो चुका है जिस पर बहुत से सियासी रहनुमाओं के बयान भी सामने आए हैं। इसी हवाले से नून लीग और पीपी के मुतालबात कुछ यूं हैं कि ऑफर कौन लाया, नाम सरासर सामने बताया जाए। और इमरान खान का सब का कहना यह है कि हमजा का दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा। पर मेरे जहन में इस वक्त सवाल ये आ रहा है कि अगर इमरान खान के ऊपर खुद बात सवाल
सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में नाम बताने में मेरा ख्याल कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इमरान खान का ये कहना है कि वो एक बेचारा बिजनेस करने वाला आदमी है, उसका नाम अगर मैंने बता दिया तो चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि शदीद मुखालफत है, इमरान खान को बहुत सी बातें सुननी पड़ रही हैं, और यही जो है वो आज एक्सप्रेस रोजनामा ने अपनी मेन लीड लगाई है। अच्छा, ये जो आपने बात की 10 अरब रुपए के हवाले से, तो डेफिनेटली इस खबर ने कल तूफान बर्पा किया हुआ था, और हमने देखा कि दोनों ही जानिब से, चाहे हुकूमत के रहनुमा हो या अपोजिशन के रहनुमा हो, दोनों ही जानिब से जो है वो तनकीद के तबादले जारी थे। और पीटीआई की जानिब से बिलाखिर ये कहा गया कि जी ठीक है, अगर वक्त की पे जरूरत पड़ी और हम समझते हैं कि हमें बताना पड़ा तो हम नाम भी बता देंगे, लेकिन ये कोई मिडिल मैन है, हाँ। जो कि शहबाज शरीफ साहब के भी दोस्त हैं और इमरान खान साहब के भी दोस्त हैं, और उनका कहने का मतलब ये है कि जी बीच वाले बंदे के ऊपर क्यों किसी किस्म की बुराई है, उन्होंने तो आके सिर्फ मैसेज दिया था। तो लेट्स सी कि ये बात अब कहां तक जाती है, लेकिन अगर इस खबर का ताल्लुक है तो इस खबर को जंग ने भी अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया है, और इस खबर के हवाले से अब मजीद बातें भी होंगी, और मुझे लगता है आज भी सारा दिन जो है इसी खबर के ऊपर बातचीत जारी रहेगी। है तो वैसे तहलका खेज खबर, हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और तहलका खेज खबर है, और जिसने कल हम सबको हैरान कर दिया, और जिसके बाद डेफिनेटली एक दफा फिर से हम कहेंगे हम पाक फौज से बहुत प्यार करते हैं, और पाक फौज जो कार्रवाइयां कर रही है, जो काम कर रही है, वो बेमिसाल काम कर रही है। उसी हवाले से यहाँ पर मेन लीड है, तालिबान के भारतीय एजेंट होने का एतराफ, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दुश्मनों से पैसे मिलते हैं, इसराइल से भी लेने को तैयार, तालिबान का इस्लाम से ताल्लुक नहीं, तर्जुमान तालिबान का एतराफी वीडियो। कल हम सब ने देखा एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से जो भी उनके बयानात सामने आए, तो किस तरह के वो बयानात थे, मतलब बींगा पाकिस्तानी, एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी दिल दहल रहा था कि इस्लाम के नाम पर भी लोग इस तरह के काम करते हैं। बिल आखिर वो शख्स अब पाक फौज की हिरासत में है, और लेट्स सी कि क्या होगा। लेकिन कल इस खबर ने पूरी दुनिया में ही तहलका मचा कर रख दिया है, और ये बात साबित हो गई है कि हमारी पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज में से एक है, और हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्सेज हैं वो आगे बढ़कर काम कर रही हैं। तो इसी खबर को मेन लीड का हिस्सा। अच्छा, यहाँ पर सेम यही खबर जो है वो हेडलाइन है कि तालिबान भारत अफगानिस्तान से रकम लेते हैं, साबिक तर्जुमान का एतराफी बयान। और कल हम देख रहे थे पूरा दिन ही ये खबर जो है वो अहम रही है, तमाम न्यूज चैनल की हेडलाइंस में जो है वो सबसे पहले नंबर पर इसी खबर को रखा गया है, क्योंकि खबर भी बहुत बड़ी थी, बहुत तहलका खेज इंकशाफात जो है वो किए गए इनकी जानिब से। तो ये एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से खबर यहाँ पर लगाई गई है, सब आपको बता चुके हैं, तो मजीद हम इस पर बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे जमहूरियत बचाने के लिए नवाज शरीफ को इस्तीफा देना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी एक बार फिर से जबान खोली है, और उनका कहना है कि, और बल्कि इनफैक्ट कल तो मैं देख रही थी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है उसके अंदर गो नवाज गो के नारे भी लगाए हैं, और एक परसों में आपसे बात करी कि इस मुल्क में बस अब गो चल रहा है, हर तरफ से ये नारे जो है वो सुनाई दे रहे हैं, और वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनके पास बड़ा मार्जिन है खेलने का, और ये जो है वो खबर यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि 1 मई को नश्तर पार्क में जलसे का भी ऐलान किया गया है। हाँ, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जलसों के ऐलानात किए गए हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी की जानिब से ही किया गया है। जी जी बिल्कुल। तो ये वजीर आला सिंध का ये बयान सामने आ रहा है, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अब नवाज शरीफ MNA बनने के अहल भी नहीं रहे हैं, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे पीपल्स पार्टी के तहत को नवाज को तहरीक चलती रहेगी। ठीक, अच्छा, एक और मैं यहाँ से शॉर्ट न्यूज शामिल करती हूँ, और फिर एक अच्छी खबर भी शामिल करेंगे। सरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत बीमारी, मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए, न जाने क्या कर रही है सिंध गवर्नमेंट, समझ नहीं आता अभी तक यहाँ का मसला हल नहीं हो सका। अच्छा, दूसरी जो शॉर्ट न्यूज है वो है कुलभूषण तक रिसाई का भारतीय मुतालबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया गया है, और कुलभूषण के हवाले से जो उनकी मदर है उन्होंने ट्विटर पर अपील की है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहती हैं। तो लेट्स सी इस हवाले से आगे क्या होता है। इसके अलावा न्यूज लीक्स पर कमेटी को रिपोर्ट मौसूल हो गई, चंद रोज में सिफारिशात से सबको आगाह कर दिया जाएगा, ऐसा कहते हैं तर्जुमान वज़ीर आज़म। और जो अच्छी खबर जिसका मैं जिक्र करी थी कि इंडिया बिग 3 से बाहर हो गया है, और चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर होने के काफी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। तो इसके बाहर होने के बाद अच्छी खबर यह है कि अब वो मुखालफत करते थे हमेशा से कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान नहीं आ सकती है, तो अब चांसेस जो हैं वो इनहेंस हो गए हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान का रुख करेगी। तो दौलत की लालच है वो भारत में सर चढ़ कर बोल रही है। तो ये सूरत हाल तो चले बड़ी अच्छी खबर है जो सामने इस वक्त आई है। इसके अलावा अगर हम कुछ खबरें शामिल करें तो हम शामिल करेंगे डॉन से खबर, और डॉन में जो है वो खबर इस वक्त लगाई गई है कि इमरान ब्राइबरी एलिगेशन स्टेयर्स अप ऑनेस्ट नेस्ट, और डिस्पाइट कॉल्स फ्रॉम पीपल्स पार्टी एंड PMLN, PTI चीफ रिफ्यूजेस टू नेम मिडलमैन। तो जनाब इमरान खान ने तो
ना कर दिया है कि मैं नाम फिलहाल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो शायद नाम बता भी दें। और वैसे मेरा ख्याल है कि जितना प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड किया जा रहा है, जरूरत या नौबत जरूर आ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आप वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ पर ये इल्जाम लगाएं कि 10 अरब रुपए जो है वो मुझे मुंह बंद करने के दिए गए हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये केस हो सकता है कि मजीद आगे जो है वो बढ़े। उसके अलावा अगर यहाँ पर खबर है तो वो कुछ भी कहना तबलस वक्त है ना, हो सकता है उनकी जानिब से कोई सबूत ही दे दिया जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपन, इस केस का क्या होती है नौयत। इसके अलावा जो यहाँ पर खबर मेंशन है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट रिसीव्स नेम्स ऑफ ऑफिशियल्स फॉर पनामा पेपर्स JIT में कौन कौन लोग शामिल होंगे, उनके नाम बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, एक और अच्छी खबर बताना भूल गई थी मैं, और वो यहाँ पर मेंशन भी है कि सिंध में 1 मई को आम तातील का ऐलान होगा। तो वो तमाम लोग खुश हो जाएं, एक छुट्टी आने वाली है की वजह से जी। नहीं, 1 मई को यूजुअली छुट्टी हुआ करती है। लेकिन यहाँ पर एक और जो खबर मैंने आपको बताई थी, एहतजाज भी होने जा रहा है। अच्छा, एहतजाजी रुख भी इसको मिल गए जी। अच्छा, यहाँ पर जो बिजनेस रिकॉर्डर है उसमें यहाँ पर जो मेन लीड है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट स्लाइड, और यह है कमर्स मिनिस्ट्री कम्स अंडर क्रिटिसिज्म। और जो दूसरी मेन लीड है वो है IMF टू हेल्प सेट अप इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, और डार मीट्स मैकमास्टर, और अफगानिस्तान एक्सपेक्टेड टू डू मोर, ऐसा कहना है आसिफ साहब का, तो ख्वाजा आसिफ साहब का। तो आगे बढ़ते हैं, ये खबरें हैं और 2-3 अच्छी खबरें भी थी। आई होप कि आज लोगों का दिन अच्छा गुजर जाएगा छुट्टी की खबर सुन के। आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहाँ मौजूद है आज उसके नुमाइंदे आसिफ नवीद, और उनसे जानते हैं कि शहर में आज कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी आसिफ, अपडेट कीजिए, शहर कायद में आज क्या हो रहा है? आसिफ से राब्ता हमारा नहीं हो रहा, कोशिश करेंगे कि उनसे राब्ता बहाल करें। इस वक्त रुख करेंगे हम लाहौर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे तारिक खान मौजूद हैं। जी तारिक, बताइएगा कि आज लाहौर में क्या क्या एक्टिविटीज है? जी, लाहौर में छोटे बड़े तो काफ़ी इवेंट हैं, लेकिन आज भी 3 इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, जिसमें से पहला जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास है जो तकरीबन 10 बजे शुरू होगा। हंगामा खेज़ इजलास है, गुज़श्ता 3 रोज़ से हंगामा खेज़ इजलास चल रहा था, और इस पर क्योंकि कल जो इमरान खान की स्टेटमेंट जिसके बारे में आप भी बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि 10 अरब की उनके ऑफ़र हुई है और उनको मुँह बंद करने के लिए इस पर जो राना सनाउल्लाह है उनकी ख़ास तौर पर स्टेटमेंट थी कि वो नाम बताएँ और सामने लाया जाए, और उन्होंने चीफ जस्टिस से भी इस हवाले से कहा है कि वो इस पर आज खुद नोटिस लें। तो इस हवाले से पंजाब असम्बली का जो इजलास है आज फिर हंगामा खेज होगा, खास तौर पे इस हवाले से क्योंकि पनामा के फैसले के बाद ये एक बड़ी खबर जो है कल इमरान खान की है, और उस हवाले से भी लाजमी बात है एक हंगामा खेज इजलास जो होने जा रहा है। इसके साथ साथ कल वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 200 मुकामात पर इंटरनेट वाईफाई सर्विस जो है उसका इफ्तिताह किया था। तो आज उस सिलसिले में जो है जो तलबा हैं उनमें अवान इकबाल में एक तकरीब है जिनमें लैपटॉप्स इस्तेमाल जो है तकसीम किए जाएंगे। पहले भी तलबा में लैपटॉप्स की स्कीम के तहत इस्तेमाल किए गए, लेकिन आज फिर ये एक तकरीब है जिसमें लैपटॉप जो है वो तकसीम किए जाएंगे। इसके साथ क्रिकेट का एक क्रिकेट की खबर है जिसमें ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी खबरें तो सामने आ चुकी हैं बिग 3 के हवाले से और बांग्लादेश के हवाले से भी, सीरीज़ के हवाले से। तो एंटी करप्शन जो ट्रिब्यूनल है उसके सामने जो स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से शाहजेब हैं उनको पेश होंगे, और उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से जो कार्रवाई है मज़ीद आगे बढ़ेगी, और वो अपने बयान रिकॉर्ड करेंगे, अपनी सफाई में वो अपने दलाइल देंगे और बताएंगे कि आया वो इसमें मुलविस हैं या नहीं, और उन पर जो इल्ज़ामात हैं वो लाजमी बात है वो अपने वकील को इसके साथ अपने साथ लेके जाएंगे जो इस सारे मामले को देखेंगे, और ये एक अहम खबर है जो खबरों की जीनत बनेगी। जी ठीक है, तारिक खान अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज में कुछ मजीद न्यूज़ स्टोरीज भी अब आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के 5 अजला लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर के 200 मुकामात पर फ्री इंटरनेट सर्विस का आगाज कर दिया गया है। उर्फा करीम टावर में फ्री वाईफाई सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि ये सर्विस नौजवानों को किसी जगह पर मालूमात खजाना फराहम करने की मदद करेगी और पंजाब जदीद खतूत पर गामजन होगा। तो जबरदस्त जनाब, पंजाब गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, वाईफाई की सहूलियात दे रही है, और आई होप कि वहाँ के शहरी बहुत खुश होंगे, और भावलपुर के लोगों के लिए तो बहुत खुशी की खबर है। जी, कराची के हॉकी खिलाड़ियों की भी किस्मत बिल आखिर जाग उठी है, क्योंकि हॉकी एसोसिएशन ने शहर कैद के बासलाहियत खिलाड़ियों को माहाना वजीफा देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहले मरहले में 24 खिलाड़ियों को 4 कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, जबकि माहाना वजीफा 3 से 10,000 तक का होगा। नौजवान खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आगाज को खुशनाइन करार दिया। चलिए जी, अच्छी बात है। हॉकी के रिवाइवल के लिए जो ना किया जाए वो कम है। हमारा नेशनल गेम है, इसको सपोर्ट करना चाहिए और तरह तरह की स्कीम्स भी निकालनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े।
और अब बात कर लेते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा की, जिन्होंने 200 ऐसे खुदकार मॉडल्स बनाए हैं जिनसे हीट रेडिएशन के जरिए घर के अफराद के लिए न सिर्फ घर का दरवाजा खुद ब खुद खुलेगा बल्कि लाइट्स और पंखे भी मोबाइल फोन के जरिए ऑन और ऑफ होंगे। और अगर ये लोग यहाँ पर मौजूद होते तो डेफिनेटली हम इनको गुड मॉर्निंग आज में बुलाते और इनको अप्रिशिएट करते इस जबरदस्त एक्ट के ऊपर, इस जबरदस्त इन्वेंशन के ऊपर। माइंड्स की कमी नहीं है वैसे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और इस तरह के टैलेंट को हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए तारी ज़मीं पर लेकर भी आए। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि हम बढ़ेंगे इस्लामाबाद की जानिब। यहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद, उनसे जानते हैं कि शहर में आज कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट में केस है मिशाल कत्ल केस का। उस हवाले से आज जो मिशाल के वालिद हैं उनको जो है अदालत ने तलब कर रखा है, बुलाया है, उनसे उनके हवाले से उनका मौक़िफ़ लिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ IG खैबर पख्तूनख्वा से जामिया तफसीली रिपोर्ट भी इस हवाले से जमा कराने की हिदायत की गई थी, क्योंकि गुज़श्ता समात पर इंटरम रिपोर्ट DPO बरदान ने जमा कराई थी, लेकिन उसके उन्होंने साथ ही साथ ये कहा था कि अभी मजीद तहकीकात होनी और मजीद इसमें जामिया रिपोर्ट जमा कराने की गुंजाइश, जिस पर अदालत ने कहा था कि अगली समात पर उनके वालिद भी अदालत में आए और साथ ही साथ जो है वो मुकम्मल रिपोर्ट, जामिया रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई जाए। तो आज अदालत में जामिया रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन जो मिशाल के वालिद है वो आज अदालत में पेश नहीं है, उनके वकील जो आके मौक़िफ़ बयान करेंगे। उसके साथ अगर हम बात करें तो आज सबसे अहम जो है वो CPAC कॉन्फ्रेंस है, जिसमें जो है एहसन इकबाल और उनके जो सियासी हरीफ है असद उमर PTI की जानिब से वो खिताब करेंगे और उसमें जो इस हवाले से जो मुकम्मल तौर पर जो यहाँ पर शुरा है उनको तफसीली तौर पर अपनी आरा से आगाह करेंगे। उसके साथ साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास है, मुख्तलिफ जो कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटियों का इजलास, फाइनेंस है, उसके अलावा अगर हम बात करें जो एजुकेशन है, उसके साथ साथ हेल्थ की जो है कमेटियाँ, उनके इजलास होंगे। और जो अगर हम बात करें इसके साथ जो है कश्मीर के में जो मजालिम हो रहे हैं उसके हवाले से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है एक प्रोटेस्ट करेगी आज यूनाइटेड नेशन के सामने और उसमें जो है यादाश्त भी पेश की जाएगी उनके साथ। उसके बाद आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कल के जो उनके जलसा होने जा रहा है उसके हवाले से, क्योंकि आज उनकी रैली थी, ज़िला इंतजामिया की जानिब से उनको रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। और जो PTI है उन्होंने गुज़श्ता तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि एक रोज़ पहले उन्होंने पहले भी जिस वक्त इस्लामाबाद लॉकडाउन करने की बात की थी तो उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, तो जिस पर पुलिस ने दावा बोल दिया था। तो उस तजर्बे को सामने रखते हुए इस बार उन्होंने मुतराज़ा बनाने की कोशिश नहीं की, खुद ही कह दिया कि तमाम कारकुनान रैली में शिरकत ना करें और जो है वो कल जलसे की तैयारियां करें। उस हवाले से आज जो है तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ बयान करेगी। ये वो चीदा असाइनमेंट्स हैं जो आज शहर में होने जा रही हैं। तो जी ठीक है, आसिफ नवीद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आएंगे कराची की जानिब और जानेंगे कि शहरियार साजिद आज शहर कायद में क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं, अपडेट कीजिए। अगर बात करें कराची की तो आज कोई खास इवेंट तो नहीं होने जा रहे, क्योंकि संडे का इजलास था वो भी खत्म हो चुका है। इसके अलावा कराची के अंदर जो प्रोटेस्ट की एक लहर यहाँ पर चली थी, जो प्रोटेस्ट हर 2 दिन बाद नजर आ रहा था हमें, जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा था, वो भी इख्तिताम पजीर हो चुका है। जिस तरह संडे का दिन जो है अगर हम देखें आधा कराची जो है वो बंद था, क्योंकि काफ़ी सारी रैलियाँ जो है वो निकाली जा रही थी हुकूमत के खिलाफ। लेकिन आज बज़ाहिर इस तरह के कोई इवेंट नहीं है, लेकिन जो आज खास बात है कराची की वो ये है कि कराची बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पर बादलों की और धूप के साथ जो है वो आंख मचोली चल रही है। टेम्परेचर जो है वो भी कम है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और दोपहर तक तकरीबन 32 तक जाने का इम्कान है। इसी वजह से लोग जो है वो तफरी के लिए जो है वो बाहर निकल रहे हैं। और सी व्यू की तरफ भी मैंने देखा था कि काफ़ी रश था वहाँ पर जब मैं सुबह वहाँ से निकल रहा था। तो अगर देखा जाए तो कराची की इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आउट करने वाली चीज़ है, बड़ी अच्छी बात है शहरयार, आपने हमें अपडेट किया कराची से, जहाँ पर अच्छी खबर यह है कि मौसम आज खुशगवार है। वैसे भी गर्मी का जोर बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा था कि पंजाब और कराची दोनों में इस बार बड़ी शदीद किस्म की गर्मी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल मौसम स्टेबल है। तो लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब यस्टरडे टॉप स्टोरी से आपको आगाह करें कि वजीर दाखिला चौधरी निसाम ने डॉन लीग से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भिजवा दी। कमेटी की सिफारिशात पर वजीर आजम की मंजूरी के बाद अमल दरामद किया जाएगा। तर्जुमान वजीर आजम हाउस ने रिपोर्ट मौसूल होने के तस्दीकी बयान में दावा किया है कि रिपोर्ट तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तैयार की है। तर्जुमान के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा की सरबराही में कमेटी ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में ज़ेली कमेटी तश्कील दी, जिसके 16 इजलासों में गवाहों से बयानात लिए गए। कमेटी के 6 इजलास
और 6.5 माह में रिपोर्ट मुकम्मल की गई। कमेटी की सिफारिशात पर वजीर आजम की मंजूरी के बाद अमल दरामद किया जाएगा। 6 अक्टूबर 2016 को अंग्रेजी अखबार ने वजीर आजम हाउस में होने वाले इजलास से मुतालिक खबर शाया की थी, जिसमें कालादम तंजीमों के मामले पर फौज और सिविल हुकूमत में इख्तिलाफात का दावा किया गया था। और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनवर साहब, क्या लिख रहे हैं इदारिये? यकीनन कल की जो सबसे अहम खबर थी, टीटीपी और जमातुल एहरार के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान जो कि फ़ौज की तहवील में थे, उन्होंने अपनी जो है खुद ही गिरफ्तारी दी थी। लेकिन उनका जो इतराफ़ी बयान है, बतौर तर्जुमान तो वो पहले भी बयान दिया करते थे जिसमें वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का जो है वो इतराफ़ किया करते थे। और लेकिन कल का जो बयान था, इतराफ़ी बयान, वो मौजूदा जो ऑपरेशन है रद्दुल फसाद, उसके हवाले से देखें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि यह अखबारात के इदारियों ने ख़ास तौर पे दी न्यूज़ ने लिखा है कन्फेशंस ऑफ अ टेररिस्ट, और इसी तरह उर्दू अखबारात ने भी जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और एहसानुल्लाह एहसान के इतराफ़ी बयान के बहुत से पॉइंट्स उठाए हैं। ख़ास तौर पे जिस तरह एहसानुल्लाह एहसान ने कहा है कि ये इस्लाम की जंग नहीं है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, भारतीय एजेंसी राह और अफ़गान एजेंसी जो है उन्हें सपोर्ट करती है, और इसके अलावा जराइम में भी ये तंजीमें मुलव्वस हैं और ये दुश्मन मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे नौजवानों को बरगला के पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पे जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनको इस्तेमाल करते हैं। तो बुनियादी तौर पे आप देखें कि टीटीपी जब से 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में अफवाज आई थी, तो उसके बाद ये जो बॉर्डर एरिया था हमारा पाकिस्तान का, इसमें अफ़गानिस्तान के जो तालिबान थे उनके नाम पे यहाँ पे टीटीपी कायम की गई थी। और उस वक्त ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग अचानक उन्होंने क्यों शुरू की थी, ये सवालात अखबारात में उठाए गए हैं और एहसानुल्लाह एहसान के बयान तक उन्हें लाया गया है कि ज़ाहिर है कि बाहर अफ़गानिस्तान में जो जंग जारी थी, तो जब भारत को वहाँ अफ़गानिस्तान में मौका मिला आने का, क्योंकि उनके जो चाहने वाले ग्रुप थे वो इंतज़ामिया में शामिल हो चुके थे, तो उन्होंने ये प्लान करके जो बॉर्डर एरिया था पाकिस्तान में, इन्होंने वहाँ पे जो मौजूद अस्करी तंजीमें थी उनको फंडिंग की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग में मुब्तला कर दिया। तो यकीनन कलभूषण के बाद ये एक दूसरा बड़ा इतराफ़ हमारी अपनी जो बॉर्डर एरिया की तंजीमें हैं उन्होंने भी ये कर दिया है कि भारत पूरी तरह मुलव्वस है। तो अखबारात ने ये कहा है कि इसको सिर्फ बयान नहीं लेना चाहिए, बल्कि रद्दुल फसाद की कामयाबियाँ और इन तंजीमों में जो नौजवान वाबस्ता हो जाते हैं गलतफहमी की वजह से या इनके उसमें झांसे में आ जाते हैं, तो इसको उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इस सोच को ख़त्म करने में मदद मिल सके। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस सोच को ख़त्म करने में मदद मिल सके। अच्छा अनवर हाशमी साहब, एहसानुल्लाह एहसान ने जो एतराफ़ी बयान दिया है आप इस वक्त टेलीविज़न पे आके कल, तो उससे जमातुल एहरार और तालिबान के जो कैंप्स हैं उनमें क्या मैसेज गया होगा? क्योंकि उन्होंने तो वाज़े तौर से कह दिया कि वो तो दीन के नाम पे लोगों को भड़का के इस तरह की हरकतें करते हैं। देखें, दीन के नाम पे जिस तरह गलत इस्तेमाल कर रहे थे वो तो ऑलरेडी हमारे जो इदारे भी हैं, गवर्नमेंट भी है, तंजीमें भी हैं, शख्सियात भी हैं, वो भी लोगों को आगाह करते रहे हैं कि जब आप मार्केटों में, सड़कों में, घरों में, इबादत गाहों में धमाके करेंगे तो पूरी दुनिया और एक बच्चा जानता है कि ये दीन के नाम पे कोई जंग नहीं है। लेकिन जब उनका अपना बंदा, उनका अपना तर्जुमान जब ये इतराफ़ करेगा तो यकीनन उसके जो है असरात यकीनन पॉजिटिव होंगे। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये है कि घेरा इतना तंग हो चुका है कि एहसानुल्लाह एहसान जैसे लोग भी जो है वो अपने गिरफ्तारियां देना शुरू कर दें। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त एक नई डेवलपमेंट है ये कि एतराफ़ी बयान जो है इन्होंने दिया है और डेफिनेटली एक पॉजिटिव मैसेज भी जो है वो गया होगा। अनवर हाशमी साहब, अगला इदारिया जो हमने रमेश कुमार का लेना था, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उनसे रब्ता करें। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप उनका इदारिया जो है वो डिस्कस करें। जनरल राहिल शरीफ के हवाले से उन्होंने जो लिखा है, क्या लिखा है? देखिए, रमेश कुमार जो है बुनियादी तौर पे वो सिंध के इलाके थरपारकर से जो है वो रुकन कौमी असम्बली जो है वो मखसूस नशिस्तों पे मुंतखब हुए हैं। तो बुनियादी तौर पे रमेश कुमार ना सिर्फ कौमी असम्बली में अच्छा बोलते हैं बल्कि अखबारात में भी अच्छा लिखते हैं। तो रोज़नामा जंग में उन्होंने जिस टॉपिक पे कॉलम लिखा है वो है राहील शरीफ और इस्लामी अस्करी इत्तेहाद।
पाकिस्तान में कई हलकों ने इस पे जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना शुरू कर दिया था। तो उसकी सफाई में रमेश कुमार ने जो है कुछ माजी के हवाले से कुछ हक़ायक़ और दलीलें दे के वाज़े किया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1976 में जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में लाहौर में मुनक़िद की थी, तो उसका भी मकसद ये था कि मगरिब के मुकाबले में हमारी अपना भी कोई अलायंस होना चाहिए कि जब हम पे मुश्किल पड़े। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए कि तो अफगानिस्तान, चेचनिया, बोस्निया, फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाता रहा है। तो किसी जगह पे ये वाज़े नहीं है कि ऐसा इत्तेहाद किसी और इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है। ये चीज़ उस दुश्मन की तरफ से फैलाई गई है कि इस्लामिक ब्लॉक अगर बन गया और इनका अपना दिफा के लिए भी अफवाज मुत्तहिद हो गई तो ये फिर मोहताज नहीं रहेंगे। बड़ी ताकतें जो कि जैसे अफगानिस्तान के बाद खलीज में, मिडल ईस्ट में जो साजिशें हो रही हैं, तो बुनियादी तौर पर ये दिफा के लिए और साजिशों को नाकाम करने के लिए, इस्लाम के नाम पर जो मिडल ईस्ट में भी तंजीमें कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उनके दिफा के लिए ये जो है एक इत्तेहाद बनाया गया है। तो इसको गलत रंग वो लॉबियां दे रही हैं कि जो नहीं चाहती कि इस्लामी दुनिया भी अपना कोई मजबूत दिफा के लिए एक इत्तेहाद बना सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अनवार हाशमी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और तो बहुत अहम एडिटोरियल आज उन्होंने डिस्कस किए, जो कि थे साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के हवाले से। एक था एहसानुल्लाह एहसान के एतराफ़ी बयान पर क्या असरात पड़ेंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे पास स्टोरी है वो अनम बताएंगे। बिल्कुल, आपको जरूर बताएंगे कि आज दुनिया भर में क्या टॉप स्टोरीज हैं। तो मकबूजा कश्मीर में तालिबात भी मैदान में आ गए हैं, जबकि तालिबात ने भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाज भी किया है। काबिज अहलकारों ने तालिबात को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। वादी में सोशल मीडिया पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उनमें अब पत्थर आ गए हैं। भारतीय मुजालिम ने मकबूजा कश्मीर में तालिबात को भी सामने आने पर मजबूर कर दिया है। वादी में तालीमी इदारे खुले तो सड़कों का मंजर तब्दील नजर आया। कश्मीरी तालिबात भी भारतीय फौजी गाड़ियों का मुकाबला करती नजर आई। भारतीय फौज ने तालिबात को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं और एहतजाजी तहरीक को नया रंग दे चुकी हैं। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है ताकि कश्मीरी नौजवान भारतीय मुजालिम दुनिया के सामने लाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना कर सकें। चलिए जी नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर भी, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि एशिया पैसिफिक कांग्रेस के दौरान कांग्रेस से खिताब करते हुए अमेरिका के आला फौजी कमांडर एडमिरल हैरी ने कहा है कि जनूबी कोरिया में ऐसे जदीद दिफाई मिसाइल निजाम की तनसीब कर रहे हैं जिससे शिमाली कोरिया के होश ठिकाने आ जाएंगे। एडमिरल का कहना था कि शिमाली कोरिया के मिसाइल खतरे से निपटने के लिए अमेरिका बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ तैयार होगा। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस है एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, इसको काफी अहमियत दी जा रही है और अगर देखा जाए तो ट्विटर पे भी इस हवाले से काफी ट्रेंड गर्दिश कर रहा है। वेनेजुएला की बात करते हैं, जहां एहतजाजी मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। कई घंटों तक पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। आज की स्क्रीन पर भी ये मनाजिर आप देख सकते हैं। झड़पों में अब तक 29 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुजाहिरीन सदर माजरूफ की हुकूमत के खिलाफ कई हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि नए इलेक्शन करवाए जाएं। और देखा जाए तो पूरी दुनिया में ही अजीब सी बेचैनी सी सूरत हाल है। हर तरफ एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अमेरिका को देख लें, या फिर आप वेनेजुएला देख लें, या फिर आप खुद पाकिस्तान में देख लें, न जाने क्या। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज जरा बात हो रही है आज फोटोग्राफी ट्रेंड्स के हवाले से, वीडियोग्राफी के हवाले से। तो जैसे ही शादियों का सीजन आता है तो सबसे ज्यादा कमाई जिस शोबे में होती है वो यही होती है। और हमने देखा है कि जब भी किसी कपल की शादी होती है तो सबसे ज्यादा उन्हें एक्साइटमेंट अपने कपड़ों से, अपने फंक्शन से भी ज्यादा इस चीज की होती है कि हमारी पिक्चर्स कौन बनाएगा, कौन हमारी फोटोग्राफी करेगा। अच्छा, एक न्यूली मैरिड कपल जो होता है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जी हमारी पिक्चर्स कैसी आई है, हमारी वीडियो कैसी आई है। तो आज हम मिलवाते हैं आपको एक न्यूली मैरिड कपल से और उनसे मालूम करते हैं कि शादी की यादगार लम्हात क्या थे उनके लिए। आइए दिखाते हैं आपको। मैं हूं मुदस्सिर और मैं बुशरा। हमारी शादी को 2 महीने हुए हैं। 14 फरवरी को शादी हुई थी हमारी। लास्ट ईयर मई में हमारी शादी डिसाइड हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी उसके बाद जो चीज़ थी वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी थी।
उसकी तैयारी के लिए बड़ा लंबा एक अरसा लगा। जब पहली बार फोटोग्राफी का सोचा तो बड़ी ज़्यादा सर्च किया, कैमरे वगैरह, तस्वीरें खिंचवाई, तो लगा बड़ा फैटी लुक आ रहा था, तो अच्छी नहीं आएंगी, वेट लूज, उसने कहा वेट लूज करना पड़ेगा। तो बस फिर वेट तो ये था कि फिटनेस, ताकि तस्वीरें अच्छी आएँ। उसके अलावा फिर कपड़े आए, कपड़ों में क्या होना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ख़ासतौर से ये मैचिंग वगैरह, कलर्स कॉम्बिनेशन बड़ा हमने फोटोग्राफी के हिसाब से रखे थे कि तस्वीरें किस तरह की आएंगी। येलो, क्योंकि येलो में भी आपके वो था, ग्रीन पट्टी आ रही थी, ग्रीन कंट्रास्ट था, तो बड़ा हमने उस हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त इवेंट रहा। फिर हमने डांस की प्रैक्टिस की। वेडिंग के पूरे इवेंट में मेहंदी ले लें, शादी ले लें, वलीमा ले लें, सब में बेसिक तो यही रहा कि इनसे ज़्यादा अच्छी लगूँ मैं, और सेकंड ये कि भाई सबसे अच्छी पिक्स आए और मेकअप और मेरा जो है ना ड्रेस जो है वो सही से नजर आया। लेकिन बहुत अच्छा रहा, पिक्चर्स वगैरह माशाल्लाह से। शादी के फोटोग्राफ करा के पता लगा कि एक्सप्रेशन किस तरह दिए जाते हैं, तो करा प्रैक्टिस करा के अब ये समझ आ गया कम से कम कि कभी कैमरा बात करें तो एक्सप्रेशन क्या देने हैं। अब बड़े अच्छे होते हैं। अब शादी के बाद इवेंट, सब एक इवेंट पे गए थे, तो अब ये समझ एक्सप्रेशन बड़ी अच्छी तस्वीरें आई थी। ये बड़ा फायदा हुआ शादी से, हमें फोटोग्राफी एक्सप्रेशन देना आ गया। काफी सारे तो खुद ही फोटोग्राफर को हम बता रहे थे कि ये स्टाइल हम करेंगे, हमने पहले से डिसाइड किए हुए थे काफी सारे पोजेस। इन्होंने रामलीला के भी किए हुए थे काफी सारे पोजेस ना, उसकी वजह से बॉडी बनाई मैं वो सेंसर दिखा ही सकता हूं, आया नहीं ठीक से तो वो काफी सारे खुद भी करवाए थे हमने। असल में उस एक पोस्ट के लिए, रामलीला पोस्ट के लिए मैंने 6 महीने वेट लूज किया बेसिकली। उसके लिए तो वो तक फैटी हो रहा था, तस्वीरें अच्छी वगैरह, मगर उसके अलावा भी रामलीला के उस पोस्ट के लिए एब्स बनाए मैंने। मैं तो स्माइली फेस स्माइल दे देती थी, लेकिन इनके एक्सप्रेशन बड़ी मुश्किल से आते थे और काफी सारी पिक्चर इनकी वजह से खराब हुई कि इनका यूं फेस बना हुआ है, कुछ कभी कैसे आ रहा है, तो इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था एक्सप्रेशंस लेके आना फेस पे। ये डिसेंट, ये सीरियस लुक देते थे एकदम ना। लेकिन ये है कि शादी के बाद ये आ गया कि अब अच्छे से हम फोटो सेशन करा देते हैं, कहीं भी जाए किसी और की शादी में तो अच्छे से स्माइल लेंगे शादी और मतलब इवेंट्स ऐसे होते हैं कि इसमें आप लग रहा होता है कि आप सेलिब्रिटी हैं और बाकी सब रिलेटिव्स भी आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन जब पिक्चर्स और वीडियो आई तो हम दोनों को बिल्कुल मतलब अंदर से फीलिंग आई कि वाकई सेलिब्रिटीज लग रहे थे हम और हैं थे हम। पिक्चर्स और उससे मूवी वगैरह से आपके जो इवेंट होता है शादी का वो बहुत यादगार हो जाता है। बिल्कुल आप बाद में कुछ काफ़ी सालों बाद भी आप सबको दिखाएंगे तो जो फील होती है ना वो आपको आती है। खासतौर बच्चों को दिखाएंगे, बेटा देखो कभी हम भी जवान थे हीरो हीरोइन थे आपके और आपने इस कपल की बातें सुनी, कितनी नटखट सी मजेदार सी बातें थी। वाकई में ऐसा होता है कि जब आप लोगों ने शादी के लिए फोटोग्राफी करवानी होती है तो उससे पहले 1 माह पहले ही जिम में जाना शुरू कर देते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं कि हमारी जो शादी के पिक्चर्स है वो बहुत अच्छी है, बड़े स्लिम एंड स्मार्ट हम उसमें देखें, ताकि जब बाद में हम देखें तो अपने बच्चों को दिखा सकें देखिए शादी के टाइम हम इतने प्यारे लगते हैं। डेफिनेटली। और ये मेरा ख्याल है कि हमारे पेरेंट्स अभी भी कहते हैं कि देखिए बेटा हम अपनी जवानी में कितने खूबसूरत थे। बल्कि मैंने तो ये आइडिया दिया था कि जो मेरे चाचा चाची की जो मूवी थी या मेरे पेरेंट्स की थी, मैंने कहा उसमें है ना गाने चेंज करवा लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खैर अच्छा, ये तमाम चीजें जब बड़ी बेहतर हो जाती हैं जब आपके पास एक अच्छा फोटोग्राफर हो और उसको पूरी टैक्टिक्स आती हो कि किस तरीके से आपकी पिक्चर अच्छी आ सकती है। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मारूफ फोटोग्राफर मुन्ना मुश्ताक। आइए इनसे मिलकर बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? गुड टू सी यू हियर। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, आप इतने अरसे से एक पायनियर फोटोग्राफर हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप इतना सब कुछ जानते हैं फोटोग्राफी के बारे में, तो आज हमने सोचा कि आपको बुलाया जाए और आपसे बात की जाए। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने अपनी ये जो पूरी ओवरऑल स्ट्रगल है कहाँ से स्टार्ट की, कब से कर रहे हैं काम? वेल इट्स बीन ऑलमोस्ट 17-18 ईयर। आई वाज इन लाहौर जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। वहाँ पे मैं कुछ मॉडलिंग कर रहा था कुछ ब्रांड्स के लिए। मैंने अतरशाद के लिए भी काफ़ी शूट्स किया एज अ मॉडल। अच्छा। उस टाइम मेरे मोस्ट ऑफ द शूट्स मेरे जो थे ज़्यादातर जो हमारी मूवी स्टार्स हैं उनके साथ आई वाज डूइंग एज अ मॉडल। फिर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि उस टाइम 18-19 साल पहले मीडिया इतना ज़्यादा वास्ट नहीं था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व नहीं थी, लोग भी इतना इन्वॉल्व नहीं थे। तो मुझे लगा कि फ़ोटोग्राफी ज़रा थोड़ा मॉडलिंग थोड़ा सा ज़रा कह लें कि स्लो प्रोग्रेस करने वाली इंडस्ट्री थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि इससे मुझे क्विकली कहीं और स्विच होना चाहिए विद इन अ मीडिया में कोई मैं ऐसा काम करूं जो थोड़ा सा
मैं लोगों के भी काम आ सकूं, इंडस्ट्री के भी काम आ सकूं और मेरा भी फ्यूचर को थोड़ा सा सेफ हो जाए। मैंने फिर सोचना शुरू किया, तो फिर मुझे फोटोग्राफी में उस टाइम पे आई फेल्ट दैट देयर इज अ ह्यूज गैप इन फैशन फोटोग्राफी। तो मैंने फिर शॉर्ट कोर्सेज किए, आई वेंट टू NCA, वहाँ से कोर्स किया, फिर आई वेंट टू मॉरिशस, मैंने वहाँ से फैशन फोटोग्राफी का कोर्स किया। उसके बाद पाकिस्तान आके मैंने फोटोग्राफी जब करना शुरू करी तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। उस टाइम बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनको एक डिफरेंट स्टाइल की फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट थी, पर उनको समझ नहीं आता था किसके पास जाएं। लाहौर से को स्टार्ट किया, देन आई केम टू कराची। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है सब में, तो डेफिनेटली आप ये भी जानते होंगे फैशन फोटोग्राफी में तो ये ट्रेंड था ही कि आपने एक एक शूट जो है वो आपका कमाल होना चाहिए, लेकिन ये ट्रेंड अब वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर भी आ चुका है और हम देखते हैं कि लोग चाहते हैं कि हमें भी ऐसे शूट किया जाए जैसे हम मॉडल्स हैं, और लोगों की आम फरमाइश भी ऐसे होने लगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कब आया कि मॉडल फैशन फोटोग्राफी से वेडिंग फोटोग्राफी तक लोगों को सिर्फ परफेक्शन चाहिए, और हम देख रहे हैं कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता जा रहा है काम, और इवन बहुत जबरदस्त अर्निंग भी है इसमें। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बहुत से मैं इंटरव्यूज पे जाता हूँ, बट इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नहीं क्यों करते, बिकॉज यही चीज़ है जो कि हमारी यूथ को भी समझनी चाहिए और जनरल क्राउड को भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये डिफरेंशिएट बड़ा ज़रूरी भी है और आना चाहिए भी। ये जैसे मैं कर ही फैशन इंडस्ट्री का काम रहा था, तो कुछ फैशन इंडस्ट्री के जब लोगों की वेडिंग्स वगैरह उन्होंने प्लान करना शुरू करी, देन दे टोल्ड मी कि नहीं मुन्ना, हम आपके साथ कंफर्टेबल हैं यार, यू हैव टू डू पोर्ट्रेट, हमने किसी और के पास नहीं जाना बिकॉज यू टेक अमेजिंग पिक्चर। मैं कहा चलें। फिर उन जो हमारे फैशन डिज़ाइनर्स की वेडिंग की जब प्रोजेक्ट मेरे पास आया तो उनको मैंने उसी स्टाइल से शूट किया, दिस इज़ द वे आई एम। तो जब वो वेडिंग फोटोग्राफी फैशन फोटोग्राफी से थोड़ा सा इंस्पायर होके मैंने थोड़ा सा इन्वेंशन क्रिएट करी वेडिंग फोटोग्राफी में, वो एकदम से इतनी फायर की तरह फैलती गई कराची में। फिर कराची से बाहर मुझे इस्लामाबाद से ऑफर्स आना शुरू हो गई, लाहौर से ऑफर्स आना शुरू हो गई, फिर आउट ऑफ कंट्री से ऑफर्स आना शुरू हो गई। बिकॉज पहले आज से 7-8 साल पहले वेडिंग फोटोग्राफी बिल्कुल एक पैटर्न्स था, वो उसी पैटर्न पे लोग फिट है, जनरेशन टू जनरेशन एक ही फोटोग्राफर शूट करता आ रहा है। बिल्कुल। मम्मी की भी उसी स्टाइल की पिक्चर है, बेटी की भी स्टाइल की पिक्चर है, फिर उसकी बेटी की जो उसकी जो लड़की की बड़ी बहन है, एग्जैक्ट ऐसा लगता था कि जैसे एक ही फ्रेम में फिक्स करके लोगों को निकाला। मोमेंट्स कैप्चर होते थे, पोर्ट्रेट्स होते थे। फिर मुझे बुरा भी बहुत लगा कि यहाँ के जो सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, कह लीजिए कि मैंने उनका बिजनेस थोड़ा कम कर दिया और उनकी जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही उनकी फैमिलीज वो मेरे पास आना शुरू हो गए, एंड आई फेल्ट वेरी बैड कि एक सीनियर फोटोग्राफर का आप काम लेना शुरू हो गया। अच्छा, मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि बाकियों को बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने कंपटीशन दिया, वन मैन शो भी आपको कहा जाता है, मतलब आपको सब पता होता है पिक्चर खींचते टाइम, क्योंकि उन्होंने मेरे फोटो शूट्स किए तो मुझे पता होता है कि ये लाइट जो है सही आ रही है या नहीं आ रही है, ये एंगल ठीक है नहीं ठीक है। ये किस तरीके से आपने कहीं से सीखा, या आप ओवरऑल मतलब ब्लेस्ड है, या कहाँ से आपको ये जबरदस्त किस्म की टिप मिली है कि ओवरऑल आप वन मैन शो हैं और इतना जबरदस्त आप शूट कर देते कि बंदा हैरान हो जाता है कि ये मैं हूँ? जी ऐसे। हाँ, देखिए होता क्या है कि जब आप अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं अपने काम में, सही, तो आपको चीजें बहुत आसान लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर आपके कैमरामैन भी यहाँ पे अगर वो लाइट करके आपके उन्होंने फेस पे लाइट की, तो अगर मैं तो मेरे फेस की लाइट फर्क है। सही। अगर वो पहले ही सोच लेंगे कि यार दिस इज द बॉक्स 8 फीट के अंदर जो भी इंसान आएगा उसकी मैं लाइट एक्यूरेट कर दूंगा, राइट, हाँ, तो फिर हम सब लोग अच्छे लगेंगे। सही। बट बहुत से कह लीजिए लाइट डायरेक्टर कह लीजिए फोटोग्राफर कह लीजिए वो अपनी बहुत सोच लिमिटेड रखते हैं। कई फोटोग्राफर सोच के बैठे हैं आज मॉडल आएगी इसका तो मैं ऐसा शूट करूंगा, तो उसी सोच में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। जब शूट शुरू होता है तो ये नहीं सोचते कि यार लड़की पे मॉडल पे लाइट कैसी लगनी चाहिए, उसकी ड्रेसिंग पे लाइट कैसी आनी चाहिए, वो उसको कंफर्टेबल करूंगा तो शूट अच्छा आएगा। और बिल्कुल हर चीज जो दुल्हन ने पहनी होती है, अगर हम खास तौर पर बात करें वेडिंग फोटोग्राफी की, तो जो चीज दुल्हन ने पहनी होती है, चाहे वो माथा पट्टी हो, चाहे वो उसके मतलब ज्वेलरी हो, ड्रेस हो, शूज हो, बैंगल्स हो, हर चीज पे उसको होता है कि मेरी हर चीज की पिक्चर जो है वो बाखूबी बने। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि इस वक्त क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुका है, लोग बहुत इवन अपनी शादी से भी ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमारी ये चीज चाहे ये फंक्शन कवर हो लेकिन बहुत बाखूबी तौर पर कवर हो। क्या क्या डिमांड्स होती हैं लोगों की, किस किस तरह की उनकी फरमाइशें होती हैं जब वो फोटोग्राफी के लिए आपके पास आते हैं कि जी हमने अपनी शादी की फोटोग्राफी करवानी है, तो किस किस तरह की डिमांड्स करते हैं और फिर आप उन्हें क्या ऑफर करते हैं कि हमने आउटडोर लोकेशंस पर शूट करना है या इंडोर लोकेशंस पर शूट करना है, कितना ओवरऑल टाइम इसके लिए चाहिए होता है? देखिए योर आर्ट इज लाइक अ फ्लोइंग वाटर। अगर आप कहते हैं कि मैं एक ही फिक्स पैटर्न सारों को दे दूंगा तो आफ्टर सर्टेन टाइम आपसे लोग बोर हो जाएंगे।
मेरे साथ एक अजीब सी मेरी नेचर है कि एवरी पर्सन इज फॉर मी इज अ चैलेंज, बिकॉज आपका फैमिली बैकग्राउंड फर्क है, इनका फैमिली बैकग्राउंड फर्क है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड फर्क है, मेरी चॉइसेस मेरी फर्क है, मेरा डेली रूटीन की चीजें फर्क है। तो एवरी क्लाइंट इज अ न्यू चैलेंज फॉर यू। सही, क्योंकि क्लाइंट के साथ साथ लड़की की चॉइसेस फर्क है, ब्राइड की, उनकी फैमिली की चॉइसेस फर्क है। और जो स्पॉन्टेनियसली जो आप जब फ्लोर पे खड़े होते हैं वेडिंग शूट के लिए, जो उस टाइम हो रहा था वो टोटली फर्क होता है, वो टोटल फर्क होता है, वो सारा मेस अराउंड हो रहा होता है। मैं उनको देखा है शाउट कर रहे हैं ये चीज करो वो चीज करो। ब्राइड अगर टाइम पे आना चाह रही है, उसको सैलून टाइम पे नहीं भेज रहे। Exactly. अगर सैलून ने टाइम पे भेज दिया, घर में अगर उसका कोई पाउच खो गया, पाउच खोने के पूरा घर पाउच, तो इस तरह स्पॉन्टेनियसली यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ इनविजिबल प्रॉब्लम। लेकिन मुझे अच्छी चीज अब ये लगने लगी है कि अब बाकायदा तौर पर जिप होती है और लोगों को पता है कि हमने कहाँ पर किसको करना है। ये नहीं कि कोई स्टेज पे खड़ा था उसका पता लग रहा सामने से हट जाओ, बड़ा ये होता था। टेक्नोलॉजी की वजह से इस बीइंग सिस्टमैटिक, तो बट जो ह्यूमन नेचर को आपने शूट करना है वो आपने उसको जब तक कंफर्टेबल करके एक्सप्रेशन निकालेंगे तो शूट नहीं। अच्छा मुन्ना, जहाँ तक मॉडलिंग की बात है तो मॉडलिंग में तो ये होता है कि आप लोग को पता होता है कि किस तरीके से पिक्चर्स लेनी है और वो पब्लिश होंगी, सारा कुछ उसका क्राइटेरिया। लेकिन जब आप वेडिंग की बात करते हैं या उसके फोटोशूट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा एक चीज आजकल बड़ी इनहेंस हो गई है, लोगों को चाहिए होता है कि जी हमें सीडीज में तो मिले तस्वीरें, लेकिन हमारी एल्बम भी बड़ी कोई मुनफरिद किस्म की हो। और डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो है वो आपने बहुत ज्यादा की है, उसमें कितना प्रेशर होता है? देखिए मैं हमेशा से फोटोग्राफर्स को अभी कई जगहों पे मुझे बुलाते हैं भी हैं लेक्चर्स के लिए, तो मैं कहता हूँ कि देखें फोटोग्राफर की शोल्डर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बिकॉज वेडिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट, अगर आपका शूट थोड़ा सा भी खराब हो गया तो आपके ऊपर रीशूट करने की चांसेस नहीं है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं किसी क्लाइंट के बेंगलोर पे इंटर हो रहा हूँ तो मुझे पीछे से नॉइस आ रही है कि यार तुम फिक्र नहीं करो, मुन्ना मुश्ताक है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं ब्राइड ग्रूम से मिला नहीं तो मुझे पहले ही मेरे पे इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अब खुद ही से डाल दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अलर्ट रहें हर चीज में। आपकी छोटी सी भी चीज अगर ब्राइडल शूट पर मिस होगी तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ब्राइड ग्रूम की पूरी फैमिली भी ऑलवेज इन हरी। अच्छा, आजकल जो फोटोग्राफी हो रही है वो ज्यादातर आप किस चीज में कर रहे हैं? टेक्सटाइल में कर रहे हैं, वेडिंग में कर रहे हैं, या दोनों में कर रहे हैं? देखिए मैंने शुरू से पाकिस्तान की सोसाइटी को देख के और हमारी मार्केट को देख के आई मेड माई सेल्फ लाइक अ डायनामिक पर्सन। मैं वेडिंग फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ, मैं फैशन भी कर लेता हूँ। जैसे मैं पाकिस्तान का पहला फोटोग्राफर हूँ जिन्होंने फॉरेन चेन्स के लिए फूड फोटोग्राफी शुरू की है। उससे पहले वो गेट इमेजेस और डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स है, वहाँ पे वो हाई रेस पिक्चर्स डॉलर्स में परचेज कर लेते थे। पर मैं बहुत देर से उनको कन्विंस करने में लगा हुआ था, पिछले 1-1.5 साल से मैं कामयाब हो गया कि वो भी इंसान है जिनसे आप फोटोग्राफी करा रहे हैं, उनके साथ भी कोई 8-10 हाथ में लगे हुए, उनके पास भी कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। हम भी इसी तरह के इंसान है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा ये बताइएगा मुश्ताक, क्योंकि आप फोटोग्राफी करते हैं, फैशन फोटोग्राफी में होता है कि मॉडल्स को खुद से पता होता है कि हमने पोज किस तरह करना है, हमने क्या पोज देंगे तो हमारी पिक्चर जरा ज्यादा अच्छी आएंगी। लेकिन जो आप वेडिंग फोटोग्राफी होती है उसके अंदर लोगों को समटाइम्स नहीं एक्ट करना आता ना, फिर आप समटाइम्स उन्हें प्रॉप्स पकड़ाते हैं और अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल करने के लिए 2-3 चीजें बताते हैं। कितना मुश्किल होता है ऐसे लोगों के अंदर से इमोशंस निकालना, या फिर उनसे जो आप एक पोज चाह रहे होते हैं उनका पिक्चर के अंदर वो निकालना कितना मुश्किल होता है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारी वैसे ही सोसाइटी थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोसाइटी है और मेरी कह लीजिए थोड़ी सी गुड लक कह लीजिए कि मेरा सारा ही वो क्लाइंट सर्कल है वो जो थोड़ा सा एक नीश फैमिलीज हैं, तो उनमें जरा थोड़े से लोग रिजर्व होते हैं। उनको कंफर्टेबल करना, ब्राइडल ग्रूम को आपस में थोड़ी सी उनकी केमिस्ट्री क्रिएट करना, फिर उनको ये यकीन दिलाना कि यू गाइज आर लुकिंग बेस्ट इन द कैमरा। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर माय वेडिंग फोटोग्राफी। कोई एक लाइन होती है जो आप कहते हैं कि यार प्लीज अगर आप ये सोच के ये शूट कराएंगे तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा? वेल बहुत दफा तो ऐसा होता है कि कई ब्राइडल ग्रूम इतने ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि देखें महसूस करें कि आपकी मिसेज है तो उसने एकदम जी क्या कह रहे हैं, इसलिए उनको पहले कंफर्टेबल करना ही योर चैलेंज। क्योंकि मेरे पास एक फोटोग्राफर थी तो उसने मुझे बताया और समझाया, उसने कहा कि आप कैमरे को इस तरह से देखें जैसे आप कैमरे के साथ रोमांस कर रहे हैं, ताकि आपकी आंखों में वो स्माइल आए, ताकि आपकी आंखों में वो खूबसूरती आए। तो कोई ना कोई एक ऐसी लाइन होती है जिसको आप सोचो तो फिर शायद आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। लेकिन
मैं जितना इनको जानती हूँ तो इनका ये होता है कि ये क्लाइंट को या मॉडल को ज्यादा तंग नहीं करते, जो अपने एक्शन आप खुद ही करते हैं, फिर उसमें से जो बेस्ट वन होती है तो ही चूज के हाँ यार ये बेस्ट आ गया क्लिक की, मतलब बिल्कुल इरिटेटिंग वाले फोटोग्राफर नहीं है, बड़ा कूल काम, हाँ बड़ा स्मूथ इतना काम। अच्छा, डेस्टिनेशन वेडिंग के हवाले से मैं पूछना चाह रही थी कि जब आप वो करते हैं तो उस वक्त क्या आपके ऊपर प्रेशर होता है, वो कितनी मुश्किल होती है? देखिए, जैसे पहली बात तो जब आप अपने सेटअप से बाहर निकल जाते हैं तो आपकी बहुत सी चीज़ें आपके जो सेटअप की आपके साथ नहीं होती हैं, तो उसमें ये होता है कि क्लाइंट्स की जो कह लीजिए कि रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना और विद इन द लाइट, बिकॉज वेडिंग फोटोग्राफी में अगर आप डेस्टिनी वेडिंग कर रहे हैं तो उसमें खाली लाइट का ही काम है। सही। अगर आप चाह रहे हैं कि एज लश ग्रीन गार्डन के अंदर आपकी फोटोग्राफी होना चाहिए, वही अगर सनलाइट अगर डाउन होती जा रही है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका मकसद खत्म हो जाता है। अच्छा, मुश्किल कौन सी फोटोग्राफी लगती है जो आप आउटडोर में करते हैं, नाइट में करते हैं, कि अगर आपने सी साइड के ऊपर शूट करना है या फिर डे लाइट में जो है वो इजीली आप कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल किस फोटोग्राफी में होती है, उसको लाइट को बैलेंस करना या मैनेज करना आउटडोर? देखिए, मेरे ख्याल में आउटडोर फोटोग्राफी बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज यू हैव टू मैनेज अ नेचर। आपको नेचर की जो लाइट है एवरी डे इज अ डिफरेंट टेम्परेचर आउटसाइड, और जैसे अगर आप, क्योंकि आप सी साइड पे चले जाए लॉन के कपड़े लेके। अच्छा, मुझे लगता था कि अगर आप नेचुरल उसमें सनलाइट में या अगर आप उसमें शूट करें तो शायद लाइट इतना ज्यादा मतलब ज्यादा आपके लिए अच्छी हो जाती है फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि हमने अगर जब भी अपने हम शूट कराते हैं तो हमें पता होता है कि हम अगर बाहर करा रहे हैं, आउटडोर करा रहे हैं तो बड़े अच्छे शूट हो जाते हैं। मैं ये ठीक है, आपके डेफिनेटली इंडोर भी शूट्स होते हैं, आउटडोर भी शूट्स होते हैं, इसमें मुश्किलात तो मुख्तलिफ तरह की होती ही है, लेकिन जो मेन चीज डिमांड, मैंने पहले भी पूछा था कि लोगों की जानिब से डिमांड किस तरह की होती है और टाइम जो है वो कितना कंज्यूम करता है ये सब कुछ? देखिए, जैसे मेरे एक वेडिंग शूट का एक मैंने पैटर्न सेट रखा हुआ है 1 आवर के अंदर, हमने वेडिंग शूट कंप्लीट करना है, तो उसमें अगर ज़्यादा लोग डिमांडिंग होते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम आती है। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये हो गया हुआ है कि जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको पता है कि मुन्ना मुश्ताक का टेम्परामेंट क्या है और उनकी फोटोग्राफी स्टाइल क्या है, तो इतना ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, बिकॉज मैं शूट से पहले उनके साथ बहुत ज्यादा प्री प्रोडक्शन कह लीजिए, जैसे हम अपना होमवर्क बहुत कर लेते हैं, होमवर्क करते हैं, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट होता है हमारे शो में। तो मैं चाहूंगी कि आप कोई जो है वो टिप दे दीजिए फोटोग्राफी के हवाले से तमाम उन फोटोग्राफर्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो इस फील्ड में है, आपको देख रहे हैं इस वक्त। देखिए, मैं यही हमेशा से कहता आया हूँ कि वी हैव टू बी अ पेशेंट। अगर हम पेशेंस नहीं अपने कंट्रोल करके रखेंगे तो जो सामने सब्जेक्ट है जिसको हम शूट करेंगे और उसको हल्का सा फील हो गया कि वी आर गेटिंग एंग्री और वी आर पैनिक्ड और वी आर नॉट लाइकिंग देम, जो कि हम जिन सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट अगर डिस्टर्ब होता है तो आप जितनी भी अच्छी लाइटिंग कर लें, जितना भी अच्छी फोटोग्राफी कर लें, आपका सब्जेक्ट कंफ्यूज हो गया, मायूस हो गया, तो फोटोग्राफी अच्छी नहीं होगी। नेचुरल सेटिंग का शूट डिफरेंट होता है। थैंक यू सो मच मुश्ताक, आप हमारे साथ थे और बहुत सी मेरा ख्याल है कि अच्छी टिप्स वो तमाम फोटोग्राफर्स जो अब नए आ रहे हैं इस मार्केट के अंदर उनको सीखने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और जनाब, बड़ी जबरदस्त सी टिप्स थी, और इसमें अभी एक चीज मैं ये सोच रही थी कि एक दौर होता था सबा कि इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स अलग से आपके मुंह पे आ रही होती थी, लेकिन अब आप चाहे स्पॉटलाइट के अंदर आप फंक्शन कर रहे हैं, चाहे दुल्हा दुल्हन की एंट्री आपने स्पॉटलाइट में की है, लाइट्स बड़ी डिम थी, उसके बावजूद इतनी प्यारी पिक्चर्स आती है, तो मेरा ख्याल है DSLR का तो कमाल है ही, लेकिन इन फोटोग्राफर्स का कमाल बहुत है जो बाकायदा तौर पर स्टडी करके। और कितनी जबरदस्त टिप दी है मुन्ना साहब ने हम लोगों को कि आप कितनी भी लाइटिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट खुश नहीं है और वो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है किसी चीज का। खैर, शो में वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। शादी के यादगार लम्हों को कैमरे में कैद करने वाले अरसलान अहमद से वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब, टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हर शोबे में जदीदियत को फरोग दिया है। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर बनने वाली वीडियोस में भी अब नई शिद्दत इस्तेमाल की जा रही है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने सिनेमेटोग्राफर अरसलान अहमद से मुलाकात की है और मालूम किया है कि आजकल शादी ब्याह की वीडियोस में कौन कौन से नए आइडियाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आइए उनसे सुनते हैं।
मेरा नाम अरसलान अहमद, आई एम द CEO ऑफ वीडियो मीडिया प्रोडक्शन। वेडिंग फोटोग्राफी और जो उसकी फिल्मिंग है विच इज़ कॉल्ड सिनेमेटोग्राफी नाउअडेज, सो वो काफ़ी ट्रेंड चेंज हो गया है, लोगों की डिमांड्स चेंज हो गई हैं। अब एक शादी जो है वो एक शादी नहीं रही है, एक तरह से वो भी एक फिल्म बन गई है आपकी। उसमें लोगों की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हैं। अब हमारे वेडिंग्स में पहले आपने पिछले दौर में कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि यार प्री शूट्स हो रहे हैं, पोस्ट वेडिंग शूट्स हो रहे हैं। तो ये अब क्रिएटिविटी आती जा रही है, डिमांड्स क्रिएट हो रही है लोगों की। हम लोग एक स्क्रिप्ट टाइप की बनाते हैं कि जो हमारे कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ हमारे अपने आइडियाज़ होते हैं। एक पूरी स्टोरी बनती है, डे लाइट शूट किस तरह से करना है, कहाँ पे करना है, क्योंकि अब डे लाइट फोटोग्राफी का जो आपके कपल शूट है उसका ट्रेंड भी काफ़ी इन हो गया है, क्योंकि आपकी जो नेचुरल लाइट है डे लाइट में, उसमें आपके जो पोस्चर्स होते हैं वो बहुत इन्हेंस हो जाते हैं आपकी क्वालिटी वाइज भी, और उसका लुक भी अच्छा आता है ज़्यादा। फोटोग्राफी इज़ एन आर्ट। अब पिक्चर्स तो कोई भी खींच सकता है, एक बच्चा भी आप कैमरा दें तो पिक्चर ले लेगा, मगर बेसिक ये है कि आप अगर किसी चीज़ को आप पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो उसकी ब्यूटी आपने कैप्चर करनी है, जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र का काम होता है। एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र का उसका काम ये है कि वो किसी भी चीज़ में ब्यूटी तलाश कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में ये होता है कि यार किसी का भी इवेंट है, हम उसके लिए ऐसी मेमोरीज प्रोड्यूस करें जो कि उसकी आगे जनरेशन तक फॉरवर्ड हो, और वो बंदा देखे तो वापस उसी दिनों में चले जाए, उन्हीं यादों में चले जाए, और उसके वही एक्साइटमेंट, वो खुशियाँ, वही चीज़ें वापस आ जाए। पहले की जो आपकी शादियाँ होती थी काफ़ी सिंपल होती थी, कोई इतना मतलब दूल्हा, कोई ऐसे फ़ोटोशूट का कोई ट्रेंड इतना ख़ास नहीं था। अब काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि अब हर चीज़ आपको हाईलाइट करनी होती है अपने काम में, कि हर चीज़ आपने दिखानी है। अब लोगों के डे लाइट शूट्स होते हैं, और प्री वेडिंग शूट्स होने लग गए, पोस्ट वेडिंग शूट्स होने लग गए। अब यहाँ तक कि मेहंदी के जो आपके डांसेस होते हैं उनकी पहले से प्रैक्टिस होती है, और बाकायदा उनके लिए एक कोरियोग्राफर भी आप लोग हायर करते हैं। तो बहुत चेंज हो गया। पहले मेहंदी में आपने देखा होगा जस्ट सिंपल एक भंगड़ा होता था, एक ढोल वाला साथ में ढोल बजा रहा है, घुम्बर हो गया, भंगड़ा हो गया, जस्ट सिंपल इज दैट। अब प्रॉपर प्रैक्टिस होती है मेहंदी के डांसेस की, और काफ़ी महीनों से प्रैक्टिस चल रही होती है, और हम अपने जो एक स्टोरी बना रहे होते हैं उसमें हम ये सब चीज़ें भी दिखाते हैं कि उनके डांस प्रैक्टिसेस, उनके फैमिली में मेहंदी जैसे लग रही हैं, पहले एक पूरा ट्रेंड, ब्राइड की तैयारी, ये सब चीज़ें पहले कहाँ होती थी। वेडिंग्स अब पहले की तरह तो रही नहीं है, ये एक तरह की फिल्म बन गई है, एक मूवी बन गई है, और जिसके स्टार्स जो है वो कपल खुद होता है। कितनी ही प्यारी ये खूबसूरत लम्हात कैप्चर हो जाते हैं हमारी वीडियो में, और अब तो हम देखते हैं कि सिनेमैटिक वीडियो भी लोग बनवाते हैं 20-20 मिनट्स की, कि हमारी पूरी फिल्म की तरह जो है वो मूवी होनी चाहिए। बाकी तो चले वो अलग अपना एक पार्ट होता है आपकी शादी की मूवीज का। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं खाने पीने की। सब आपको पता है आज क्या बन रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। आपको पोटैटो पसंद है? पोटैटो पसंद है। और चीज पसंद है? नहीं, चीज आई डोंट लाइक। चीज नहीं पसंद, लेकिन आज हमारे पास बन चीज पोटैटोज रहे हैं, तो जिन्होंने चीज नहीं खाना वो चीज निकाल दें। लेकिन आज बनते किस तरह है ये चीज? जिन्होंने क्या मुझे कह रही है, तो मुझे क्या निकाल दूंगी। चलो रेसिपी देखिए आप।
जबरदस्त चीजी पोटैटोज है। इसको देख के मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि इसको खाना किसके साथ है? आपने इसको खाली फोक के साथ खाना है या राइस के साथ भी खा सकते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें जिनके साथ आप सॉसेस वगैरह के साथ ले सकते हैं, टोमेटोज के साथ आप खा सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ। चलिए जी, ये सवाल तो हमने किया ही है। एक और सवाल है जो आज हम अपने नाज़रीन से करना चाहेंगे, और वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है? क्या सब आप ये तो नाज़रीन ही बताएंगे ना, आप जानती है? अच्छा, मतलब क्विज आपने मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ये क्या सभा को जवाब आता है या नहीं? तो मैं भी एक सवाल कर लेती क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जब जवाब नहीं आया तो आप उल्टा सवाल कर लेते। तो मेरा सवाल ये है कि लड्डू पर किसका वर्क होता है? लड्डू पर किसका वर्क होता है? लड्डू पर ये सवाल था, ये हिंट था, ये मैं ये सोचना चाह रही हूँ। लेकिन चले, आपने बात की है तो आपसे ही एक मिलता जुलता सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ। आपने मुझसे लड्डू के बारे में पूछा, मैं आपसे बच्चों के बारे में पूछती हूँ जिनको लड्डू बड़े पसंद होते हैं ना। आपको पता है बच्चों को खाना कौन से चम्मच से खिलाया जाता है? चमचे से ही खिलाया जाता होगा भाई। कौन से चम्मच होता है वो? चले एक और सवाल कर लेती हूँ मैं भी कि आप बताएं कि पुराने जमाने में किस चीज से बने बर्तन में पानी पीते थे? भाई बहुत सारे सवाल हो गए, मेरा ख्याल है कि इतने ढेर सारे सवालों का एक ही जवाब है। पहले आपको दिखाते हैं। हो गया, अब हमें जरासीम से कौन बचाएगा? अब हमारा क्या होगा? इतना ड्रामा, पुराना गया पर नया सिल्वर लाइफ बॉय भी तो आया विद एक्टिव सिल्वर। दे जरासीम से 10 गुना बेहतर हिफाजत। लाइफ बॉय, सिल्वर लाइफ बॉय। लाइफ बॉय बन गया सिल्वर लाइफ बॉय। आई होप आप लोगों को आपका जवाब मिल चुका है। बिल्कुल, और सस्पेंस सारा खत्म हो चुका है। और आपको बताएं कि लाइफ बॉय का नया सिल्वर एक्टिव फॉर्मूला जरासीम और मूजी वायरस से आपकी हिफाजत करता है और आपके बच्चों और घर के हर फर्द को आज के दौर में होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है। तो आप भी लाइफ बॉय का नया सिल्वर एक्टिव फॉर्मूला इस्तेमाल करें, जो कि हमारे शो का स्पॉन्सर भी है। आई होप कि आपको ये जरासीम से प्रोटेक्ट करने में बहुत मददगार साबित होगा। जी हाँ, और सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन हाँ, सिल्वर, सारे सवालों का जवाब ये है कि सिल्वर। अच्छा जी, आज हमारी जो थीम है अब उसके मुताबिक कुछ मजीद बात करते हैं। आपको बताएं कि फोटो रील के रुखसत होने और डिजिटल कैमरास के आमद के बाद फोटोग्राफी एक नए दौर में अब दाखिल हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल तो हम देखते हैं कि नए डिजिटल कैमरास का इस्तेमाल हो, चाहे पिक्चर एडिटिंग हो, ये सब कुछ बहुत आसान हो गया। फोटोग्राफर इब्राहिम नगी जो है वो हमें बताएंगे कि किस तरह से वो फोटोग्राफी करते हैं, DSLR का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। जो नए फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए बहुत सी टिप्स हैं, आइए देखते हैं। फोटोग्राफी करते हुए मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, और मेरे फर्स्ट टीचर सजाद खालिद साहब थे। उनसे मैंने फ़ोटोग्राफी की बेसिक सीखी। उसके बाद फर्स्ट कैम, सेकंड कैम, थर्ड कैम, अब अल्लाह का शुक्र है कि प्रोफेशनल इक्विपमेंट है सारा। मेरा ज़्यादा काम वेडिंग का है, और वेडिंग के अलावा मेरा जो शौक़ है वो ज़्यादा वाइल्ड लाइफ और नेचर फ़ोटोग्राफी का है। स्टार्ट में मुझे पिक्चर कलेक्शन का शौक़ था। उसके बाद जब फर्स्ट कैम आया, सेकंड कैम आया, तो फिर इसी फील्ड को चूज़ कर लिया। पिक्चर्स मुझे फैसिनेट करती थी, मतलब मुझे ज़्यादा शौक़ वाइल्ड लाइफ और नेचर फ़ोटोग्राफी का है। तो स्टार्ट में मैंने काफ़ी काम भी किया नेचर फ़ोटोग्राफी का, बर्ड्स का, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, ज़्यादा इंटीरियर का, वेडिंग फ़ोटोग्राफी, तो काफ़ी फिर इसी फील्ड को मैंने चूज़ कर लिया। वेडिंग फ़ोटोग्राफी में मेरा एक थीम है, मैं ज़्यादा वाइड एंगल पे काम करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि पोजेज़ ना बनवाए जाएं, नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसी में रहते हुए आप काम करें। वेडिंग फ़ोटोग्राफी वो वाहिद फील्ड है जिसमें मोमेंट दोबारा रिपीट नहीं होते। तो एक फ़ोटोग्राफ़र को बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्विक होना चाहिए अपने काम में। फ़ोटोग्राफ़र का चैलेंज हर रोज़ बढ़ता है, और ये कंपटीशन खुद उसका अपनी ज़ात के साथ होता है कि उसने खुद को कितना इम्प्रूव किया। चलिए जी, कितनी दिलचस्प चीज़ें हम आज दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, और काफ़ी इंटरेस्ट होता है लोगों का फोटोग्राफी के अंदर। और मैं सोच रही हूँ कि एक शो हम सेल्फी के ऊपर भी रखेंगे कि सेल्फी खींचने के लिए क्या बेहतरीन टिप्स होती हैं, जिसके ऊपर गेस्ट में मैं बैठूंगी वहाँ पे। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान से सितारे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में पाकिस्तान के चमकते सितारे सैयद हसन जो बहुत अच्छे सिंगर हैं। आइए इनसे मिलके कुछ बातें करते हैं और इनसे सॉन्ग्स भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हसन, अभी ऑफ एयर ही आप इतना अच्छा गा रहे थे, मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि हम पहले बात करें, हमारा दिल कर रहा है पहले आप कुछ सुना दें हमें। मेहंदी हसन साहब को सॉन्ग है। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। सुपर। और मेरे जहन में आ रहा था कि जब कोई 9 बजे ऑन एयर आएगा तो सबको गुड मॉर्निंग आज याद आएगा। बहुत जबरदस्त आपने गाया हसन, और इतनी अच्छी सिंगिंग करते हैं। ये बताएं कब से गा रहे हैं? मैं कब से गा रहा हूँ? मैं 4 इयर्स से कर रहा हूँ ये। आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कि बस ट्रेनिंग नहीं ली, शौकिया था ये, स्कूल से डेवलप हुआ था ये शौक मेरा। और फिर आगे जाते जाते जो है ये डेवलप होता गया शौक, और फिर चले अल्लाह करे आपका ये शौक और बढ़ता रहे और इस तरीके से आप अच्छे सॉन्ग्स गाते रहे। और बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हम सॉन्ग सुनेंगे, लेकिन पहले हम अपने नाज़रीन से ले लें थोड़ी सी इजाजत, क्योंकि गुड मॉर्निंग आज का वक्त अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल। अगर आप में भी ऐसा कोई खास टैलेंट है, ऐसा रिफ्रेशिंग से टैलेंट है जो कि आके हमारे चेहरों पे स्माइल ला सके, तो जरूर अपनी कहानी हमें बताइए हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। ला 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 ला। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बातों को छोड़ छोड़ चले। जब से मिला हमें प्यार तेरा, चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा, आ तुझे दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा। देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था हो गए सपनों में हम। ला 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 ला